हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर फ्यूचर। तो जैसे कि आपको पता है कि जो 4000 प्लस एमसीक्यू की एक सीरीज चल रही है उसमें आज डे 9 है, यानी कि 9वां दिन है। और इसमें ये पार्ट थर्ड है। एग्रीकल्चर के जो एग्रोनॉमी के जो 170 एमसीक्यूज़ जो हैं उनको कवर अप करने के लिए ये थर्ड पार्ट है। इससे पहले 2 पार्ट्स हम कवर कर चुके हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जो रिक्वेस्ट मैं हमेशा करती हूँ वो याद करने वाली हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो आप लाइक ज़रूर करें और वीडियोस को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो जैसे कि आपको पता है कि हम जो इससे पहले के जो क्वेश्चंस हैं वो कवर कर चुके हैं। और ये जो है हमारा पार्ट थर्ड है जिसके अंदर हम जो बाकी के जो एमसीक्यूज़ हैं उन्हें कवर अप करेंगे। और ये 4000 एमसीक्यू की जो सीरीज़ है उसका आज 9वां डे है। तो इसे हम क्या करेंगे, रेगुलर रखेंगे, कंटिन्यू रखेंगे, ताकि ये 4000 एमसीक्यू की जो सीरीज़ है जल्दी से ख़त्म हो। तो उसके बाद में हम कुछ नेक्स्ट न्यू ट्राई करें। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें है समर क्रॉप जनरली ग्रोन इन द मंथ ऑफ। जो समर क्रॉप है ना वो कौन से मंथ के अंदर ग्रो की जाती है, जनरली पूछ रहा है ये। नॉर्मली कौन से मंथ के अंदर ग्रो की जाती है, तो फरवरी मार्च के अंदर समर क्रॉप्स जो हैं उन्हें ग्रोन किया जाता है, उगाया जाता है। और उसके बाद में डैश डैश ग्रोड इन खरीफ सीजन। यानी कि पूछ रहा है कि नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए ना आपको, तो आप बताओ कि इनमें से कौन सी क्रॉप ऐसी है जिसको कि हम खरीफ सीजन के अंदर ग्रो करते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, पैडी है, जो कि एक खरीफ फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो रबी सीजन के अंदर ग्रो की जाती है। पहले खरीफ का पूछा था, अब रबी का पूछ रहा है। तो रबी का जब ये पूछ रहा है तो इसमें देखो ये एक खरीफ की है, मीन्स ये बाकी क्या है, रबी की है। तो इसका क्या है, ये रबी सीजन की पूछ रहा है तो पैडी तो नहीं हो सकती, बिकॉज पैडी तो खरीफ की है। ठीक है, तो मेज और ग्राउंडनट और क्यूमीन, इनमें से कौन सा है, तो कौन सी है, क्यूमीन है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो एनुअली क्रॉप की अगर हम बात करें कौन सी है, तो कौन सी है, पिजन पी है एनुअल क्रॉप। और बाइनियल क्रॉप की अगर हम बात करें तो कौन सी है, पपाया है। ये क्या है कि क्रॉप का है ना अलग अलग बेस पे, यानी कि उनकी एज की बेस पे और उनकी ग्रोथ पीरियड की बेस पे अलग अलग इनको क्लासीफाई किया जाता है। उसकी एक क्लास आई हुई है आपकी इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी, तो आप उस क्लास को पहले देख लेना ताकि आपको बेनिफिट मिले। तो ये बोल रहा है कि बाइनियल क्रॉप कौन सी है, पपाया है इनमें से। और प्रीनियल की अगर हम बात करें तो प्रीनियल क्रॉप कौन सी है, गवावा है। ठीक है, और फिर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्रॉप इज मोनोकोटाइलेडोन। मोनोकोटाइलेडोन क्रॉप कौन सी है, तो मेज है जो मोनोकोटाइलेडोन है। और कौन सी है जो डाइकोटाइलेडोन है, तो डाइकोटाइलेडोन कौन सी है, ब्रेंजिल है। और फिर ओनली वन क्रॉप ग्रोन इन ए ईयर इज कॉल्ड, यानी कि एक साल के अंदर एक क्रॉप को ग्रो करना क्या बोलते हैं, इसे सोले क्रॉपिंग बोला जाता है। सोले क्रॉपिंग का क्या मतलब होता है, जैसे मान लो हमारे पास टोटल हेक्टेयर जो ज़मीन है वो 1 हेक्टेयर है। ठीक है, ये जो हमारी क्या है 1 हेक्टेयर ज़मीन है, इसके अंदर हमने क्या किया, पूरे के अंदर राइस को सोन कर दिया। ठीक है, तो अब हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे क्या है, सोले क्रॉपिंग है, किसकी, राइस की। बिकॉज ओनली राइस की क्रॉप को ही वहाँ पे ग्रो किया जाता है, इसे बोलते हैं हम सोले क्रॉपिंग। ठीक है, तो ये क्या होता है, सोले क्रॉपिंग, यानी एक साल के अंदर एक ही फील्ड के अंदर क्या है, एक ही क्रॉप को ग्रो करना, उसे बोलते हैं सोले क्रॉपिंग। ये क्रॉपिंग एंड क्रॉपिंग पैटर्न नाम से क्लास आई हुई है, उसे देख लेना आप। उसमें ये क्या है, अलग अलग जो क्लासीफाई किया जाता है क्रॉप्स को क्रॉपिंग पैटर्न के बेस पे, क्रॉपिंग सिस्टम के बेस पे, उसमें बताया हुआ है। फिर है सेम क्रॉप इज ग्रोन ईयर आफ्टर ईयर ऑन सेम फील्ड इज कॉल्ड। यानी कि एक क्रॉप है, मान लो हमारे पास क्या है, चावल की फसल है। ठीक है, हम उसको क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर हमने क्या किया, उसे इस फील्ड के अंदर जो हमारे पास 1 हेक्टेयर लैंड थी उसके अंदर हमने क्या किया, इसे ग्रो कर दिया। नेक्स्ट ईयर फिर से हम क्या करेंगे, राइस को ही सोन करेंगे इसके अंदर। फिर नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे, हम राइस को ही सोन करेंगे। ये बोल रहा है कि एक उसी जमीन के ऊपर क्या करेंगे, बारी बारी से हम एक ही फसल को है ना ईयर आफ्टर ईयर सोन करते जाएंगे। तो इस मेथड को बताओ कि क्या बोला जाता है, इसे बोलते हैं मोनोक्रॉपिंग। ठीक है, सेम चीज़ को बार बार से रिपीट करना, तो इसे बोलते हैं मोनोक्रॉपिंग। सोले का मैंने आपको बता दिया, प्योर रखा जाता है, एक ही फसल को ग्रोन किया जाता है। और फिर है कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इन कूल नाइट रिजल्ट इन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, ड्यू की वजह से। और फिर है डैश डैश क्रॉप इज ग्रोन इन हैवी एंड इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल एरिया इन प्लान। तो कौन सा है इसका, कौन सी क्रॉप है, पैडी क्रॉप है। ठीक है,
और फिर है डेस्टस क्रॉप इज ग्रोन इन हैवी एंड इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल एरिया इन वेस्टर्न घाट। ठीक है, वेस्टर्न घाट के अंदर जो हैवी रेनफॉल वाला जो एरिया है वहाँ पे हम कौन सी क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं या फिर कौन सी क्रॉप ग्रो की जाती है, तो रबर की क्रॉप। और फिर है इनमें से टेम्परेट क्रॉप कौन सी है, तो कौन सी है, पोटैटो है जो कि क्या है, टेम्परेट क्रॉप है। और ट्रॉपिकल कौन सी है, पेडी जो है क्या है, हमारी ट्रॉपिकल क्रॉप है। फिर नेक्स्ट है वाटर इज प्रेजेंट इन द एटमोसफियर इन द फॉर्म ऑफ विजिबल वाटर वेपर इज नोन एज। यानी कि जो पानी एटमोसफियर में जो वाटर पाया जाता है जो वाटर वेपर की फॉर्म में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है, ह्यूमिडिटी या फिर आर्द्रता। हम बोलते हैं ना क्या है कि जो एयर है उसके अंदर क्या है, ह्यूमिडिटी है, नमी है, इतनी इतनी आर्द्रता है। यानी कि जो वाटर जो है एटमॉस्फेयर के अंदर जो वेपर की फॉर्म में प्रेजेंट है उसे हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोला जाता है। फिर नेक्स्ट है 123 जो क्वेश्चन है वो है डैश डैश इज रेशियो बिटवीन द अमाउंट्स ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर टू द सैचुरेशन कैपेसिटी ऑफ द एयर एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के प्रेजेंस के अंदर जो वाटर वेपर है एयर के अंदर जो पाई जाती है उसे क्या बोला जाता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइट इज इंडिपेंसिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिगमेंट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड। ठीक है, तो कौन सा है, जो क्लोरोफिल है वो क्या है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पिगमेंट है। तो उसके बाद में है कि लॉन्ग डे प्लांट कौन सा है, शॉर्ट डे प्लांट कौन सा है और डे न्यूट्रल प्लांट कौन सा है। लॉन्ग डे प्लांट कौन सा है, इनमें से बार्ले लॉन्ग डे प्लांट है। और उसके बाद में बात करें शॉर्ट डे की, तो पेडी जो है वो क्या है, शॉर्ट डे प्लांट है। और डे न्यूट्रल प्लांट कौन सा है, तो टोमेटो जो है, टमाटर जिसे बोला जाता है वो क्या है, एक डे न्यूट्रल प्लांट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश डैश परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट इन एटमॉस्फेयर। यानी कि वातावरण में एटमॉस्फेयर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है वो कितनी परसेंट पाया जाता है, तो कितनी पाई जाती है, 0.03। ठीक है, यानी कि 0.03% जो क्या है CO2 पाई जाती है वातावरण या एटमॉस्फेयर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129 नंबर क्वेश्चन है डैश डैश इज एग्जाम्पल ऑफ माइक्रोफ्लोरा। तो पहले तो ये बोल रहा है कि माइक्रोफ्लोरा का एग्जाम्पल बताओ, फिर ये माइक्रोफ्यूमना का पूछ रहा है। तो पहले फ्लोरा का बताना है, फ्लोरा का कौन सा है, बैक्टीरिया। और माइक्रोफ्यूमना का एग्जाम्पल कौन सा है, माइट्स। ठीक है, और फिर है द पीएच रेंज गोज फ्रॉम। पीएच रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, तो 0 से 14 तक होती है। याद रखना जो पीएच मीटर होता है उस पर जो इंडिकेट होते हैं ना नंबरिंग, वो कहाँ पे होती है, 0 से लेके 14 तक होती है। ठीक है, इंडिकेट होती है। उसके बाद में है 132 नंबर क्वेश्चन। तो इसके अंदर क्या है, मार्जिनल फार्मर हैविंग डैश डैश हेक्टेयर ऑफ लैंड। फार्मर्स जो है ना उनको अलग अलग कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है, स्मॉल फार्मर्स, मीडियम फार्मर्स, मार्जिनल फार्मर्स। ठीक है, तो उनके पास जितनी लैंड होती है, जितनी सॉइल भूमि जो होती है सॉरी, तो उसके बेस पे क्या है उनको अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है कि इनके पास इतनी है तो इसे इस कैटेगरी में रखा जाएगा, जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम है इसको इस कैटेगरी में। तो ये बोल रहा है कि जो मार्जिनल फार्मर होते हैं ना उनके पास बताओ कि कितने हेक्टेयर लैंड होती है, तो उनके पास कितनी होती है, अप टू 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर से ज़्यादा होती है। और स्मॉल फार्मर्स जो होते हैं उनके पास क्या होती है, 1 से 2 हेक्टेयर होती है। और मीडियम फार्मर्स जो होती है उनके पास में क्या होती है, 4 से 10 हेक्टेयर होती है। ठीक है, और उसके बाद में बात करेंगे ए सिचुएशन वेयर देयर इज ए रिडक्शन इन रैनफॉल फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड बिलो ए स्पेसिफिक अमाउंट इज नोन एज। तो इसे क्या बोला जाता है, मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट बोला जाता है। ठीक है, और फिर है डिप्लेशन ऑफ सरफेस वाटर एंड कॉन्सिक्वेंट ड्राइंग और रिजर्वायर्स टैंक्स ईटीसी इज कॉल्ड। ठीक है, तो इन्हें क्या बोला जाता है, इन्हें हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट बोला जाता है। सरफेस वाटर और जो रिजर्वायर्स टैंक्स वगैरह इन सब का डिप्लेशन होना इसे हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट बोला जाता है। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे द रिजल्ट ऑफ सॉइल मॉइस्चर स्ट्रेस ड्यू टू इम्बैलेंस बिटवीन अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर एंड इवेपो ट्रांसपीरेशन ऑफ ए क्रॉप इज कॉल्ड। तो क्या बोला जाता है,
एग्रीकल्चरल ड्रॉट बोला जाता है उसे। और फिर है डैश डैश इज ए वाइल्ड सेपरेट सैकेरेसिटी ऑफ फूड केस्ड बाय क्रॉप फेलियर। तो उसे क्या बोलते हैं, फैमीन बोला जाता है, ठीक है, क्रॉप फेलियर जब होती है। और उसके बाद में प्लांट पॉपुलेशन इज डैश डैश इन ड्राई लैंड कंडीशन देन अंडर इरीगेटेड कंडीशन। प्लांट पॉपुलेशन पूछ रहा है ड्राई लैंड कंडीशन के अंदर जब इरीगेटेड कंडीशन हो तो उस टाइम क्या होती है, लेस होती है। और फिर है रिमूवल ऑफ एक्सेस प्लांट फ्रॉम डेंस प्लांटिंग इज कॉल्ड। जो एक्सेस प्लांट्स होते हैं उनको क्या करना, उनकी जो प्लांटिंग है उसे डेंस करना, तो इसे क्या बोला जाता है, थीनिंग बोला जाता है, ठीक है। थीनिंग में क्या होता है कि मान लो हमने जब प्लांट्स क्रॉप को ग्रो किया तो क्या है, बहुत ही पास पास में जो क्या है प्लांट जो है वो ग्रो हो चुके हैं, तो कई बार सीड क्या है बहुत पास में डल जाते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे कि जो सीड बिल्कुल पास पास में गिरे हुए हैं उन्हें क्या करेंगे, अब ये यहाँ से प्लांट जर्मिनेट हो गया, तब हमें पता चला कि यहाँ पे बहुत ही डेंस है, यानी बहुत पास पास में है। और कई एरिया ऐसा भी होगा पूरी ज़मीन पे जहाँ पे क्या होगा, एक प्लांट यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे, बहुत ज़्यादा दूरी है दोनों के बीच में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो प्लांट पास पास में लगे हुए हैं इन्हें क्या करेंगे, यहाँ से निकाल देंगे, इसे बोलते हैं थीनिंग, ठीक है। उनकी यानी कि बीच की दूरी मेंटेन करने के लिए जो बीच वाला प्लांट है उसे हम निकाल देंगे और इसे क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे, इस जगह पे, इस जगह को फिलअप करने के लिए। इसे बोलते हैं फिलिंग, ठीक है, और इसे बोलते हैं थिनिंग। तो ये क्या बोल रहा है कि इसे क्या बोला जाता है, थिनिंग। और गैप फिलिंग मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे जब लगाएंगे उसे बोलेंगे गैप फिलिंग। और फिर नेक्स्ट है 141 नंबर क्वेश्चन, डैश डैश इज ए प्रैक्टिस ऑफ सेपरेटिंग एनी कवरिंग मटेरियल ऑन सॉइल सरफेस टू रिड्यूस इवेपोरेशन लॉसेस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, सी नंबर मल्चिंग। मल्च यूज़ की जाती है, कवर यूज़ की जाती है, जिसमें क्या अलग अलग टाइप की आपकी मल्च रहती है, ठीक है। तो इसमें क्या है, मल्च को यूज़ किया जाता है सरफेस को कवर करने के लिए, जिससे जो इवेपोरेशन से पानी का जो लॉस होता है ना उसे हम क्या कर सकें, कम कर सकें, ठीक है। मल्च में हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि मान लो राइस का भूसा वगैरह है या फिर जो हमारी वीट है, जितनी भी क्रॉप्स हैं उनके जो अवशेष बच जाता है, जो बाकी प्लांट मटेरियल बच जाता है, तो उसे हम क्या करेंगे, सॉइल के ऊपर वहीं पे छोड़ देंगे, जिससे कि क्या होगा कि सॉइल की मॉइस्चर जो है वो बनी रहेगी, ठीक है। और क्या होगा, उससे लॉस भी नहीं होगा। तो इसे बोलते हैं मल्चिंग। ये अलग अलग टाइप्स की होती है। और फिर 142 नंबर क्वेश्चन है, क्रॉप्स एंड क्रॉप सीक्वेंस एंड द अरेंजमेंट टेक्निक्स यूज ऑन ए पर्टिकुलर फील्ड ओवर ए पीरियड ऑन ईयर इज नोन एज। तो उसे क्या बोला जाता है, क्रॉपिंग सिस्टम बोला जाता है। क्रॉप का जो सीक्वेंस है और जो मैनेजमेंट हम करते हैं, एक हमारे पास पर्टिकुलर लैंड है उस पर हमें क्रॉप को कैसे सोन करना है, उसका एक सीक्वेंस और उसका जो मैनेजमेंट हम एक पर्टिकुलर फील्ड के लिए करते हैं, या ईयर आफ्टर ईयर कि हमें क्या सोन करना है, कैसे सोन करना है, और सोन करेंगे तो उस टाइम हमें उस फसल की मैनेजमेंट के लिए ये चीज़ें, ये रिसोर्सेज हमें चाहिए होंगे। तो इन सब मैनेजमेंट को ही क्या बोला जाता है, क्रॉपिंग सिस्टम बोला जाता है। और फिर बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन, ईयरली सीक्वेंस एंड सेप्टियल अरेंजमेंट ऑफ क्रॉप्स एंड फैलो इन एन एरिया इज कॉल्ड, ठीक है। ईयरली सीक्वेंस यानी कि ईयरली सीक्वेंस और सेप्टियल अरेंजमेंट करना क्रॉप्स को, ठीक है। तो इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है क्रॉपिंग पैटर्न। और नेक्स्ट है ग्रोविंग टू क्रॉप, ग्रोविंग टू क्रॉप ए ईयर इन सीक्वेंस इज कॉल्ड। एक ही साल के अंदर सीक्वेंस में दो फसलों को लगाना क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है डबल क्रॉपिंग। और ग्रोन थ्री क्रॉप ए ईयर इन सीक्वेंस, एक ही साल में तीन फसलों को सीक्वेंस से लगाना क्या बोलते हैं, ट्रिपल क्रॉपिंग। और फोर क्रॉप्स को सीक्वेंस से लगाना उसे क्या बोलते हैं, क्वाड्रुपल क्रॉपिंग, ठीक है। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डैश मीन्स नेक्स्ट क्रॉप इज सोवन बिफोर द हार्वेस्ट ऑफ द अर्लियर क्रॉप। उसे रिले क्रॉपिंग बोला जाता है। अब रिले क्रॉपिंग क्या होता है, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जो मेरी क्लास आई हुई है ना क्रॉपिंग पैटर्न एंड सिस्टम की, वो देख लेना, ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा अगर आप उससे पहले देखो। और नहीं भी अगर आपके पास टाइम हो तो आपको मैं फिर भी ये थोड़ा सा बता देती हूँ आइडिया के लिए, आपको फिर से याद रहेगा। ये मान लो कि हमने यहाँ पे कोई फसल को ग्रो किया, मान लो मक्का है, ठीक है। ये यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसे हार्वेस्ट करेंगे, ये इसका सॉविंग पॉइंट है, ये इसका हार्वेस्टिंग पॉइंट है। अब हमने क्या किया कि इस फसल को कट करने से पहले ही हमने आलू को क्या किया, इसके अंदर सोन कर दिया। यानी कि ये मक्के की फसल अभी कट हुई नहीं है, उससे पहले ही हम क्या कर रहे हैं, आलू को सोन कर रहे हैं। तो इसे बोलते हैं रिले क्रॉपिंग, यानी पहली फसल की कटाई से पहले ही दूसरी फसल को उसके बीच में सोन कर दिया जाता है।
तो नेक्स्ट अगर हम बात करें 148 नंबर क्वेश्चन है, डैश टेस्ट रेफर टू रेजिंग ए क्रॉप विद रीग्रोथ कमिंग आउट ऑफ रूट्स और स्टॉक्स आफ्टर हार्वेस्ट ऑफ द क्रॉप। तो उसे क्या बोला जाता है, रेटून क्रॉपिंग, जैसे कि गन्ने में की जाती है। गन्ने में क्या करते हैं, गन्ने का प्लांट है, हम गन्ने के प्लांट को क्या करते हैं, यहाँ से क्या करेंगे, कट करेंगे, जिससे जो नीचे का पोर्शन जो है वो बच जाएगा और ये ऊपर वाला पोर्शन हम यूज़ में ले लेंगे। तो ये नीचे वाला पोर्शन जो बच गया है ना, इससे क्या होगी, फिर से फूटान होगी, फिर से रूटिंग होगी और क्या होगा, एक न्यू प्लांट जनरेट होगा। इसका यूज़ किया जाता है नेक्स्ट ईयर क्रॉपिंग के लिए, यानी नेक्स्ट ईयर इससे न्यू फसल लेने के लिए इसे छोड़ दिया जाता है, इसे बोलते हैं रेटूनिंग। यानी कि पहली साल हमने जो फसल ली उसी के पार्ट्स को हमने छोड़ दिया और नेक्स्ट टाइम हम फिर से उसी पार्ट से क्या करेंगे, एक न्यू फसल ले लेंगे। यानी हमें दो सेकेंड टाइम हम क्या करेंगे, दूसरे टाइम में गन्ने की फसल नेक्स्ट ईयर ले सकते हैं, उसे बोलते हैं रेटून क्रॉपिंग। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है गन्ना। 149 नंबर क्वेश्चन है, ग्रोविंग प्लांट्स ऑफ डिफरेंट हाइट इन द सेम फील्ड एट द सेम टाइम इज टर्म्ड एज। ये बोल रहा है कि एक फील्ड है हमारे पास, मान लो ये हमारा फील्ड है, इसके अंदर हम अलग अलग हाइट की, ठीक है, मान लो यहाँ पे क्या क्या हमने सिसम को ग्रो कर दिया, यहाँ पे हमने मेज को ग्रो कर दिया, यहाँ पे हमने उर्द को ग्रो कर दिया। ये बोला अलग अलग हाइट की, ठीक है, ये सबसे लंबा हो गई, ये उससे थोड़ा छोटा, ये उससे थोड़ा छोटा, हाइट अलग अलग हो गई ना इनकी, और एक ही फील्ड है हमारा, ठीक है, और एक ही टाइम के अंदर हमने इनको ग्रो किया। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे मल्टी टायर क्रॉपिंग बोला जाता है। और उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें 150 नंबर क्वेश्चन की, डैश डैश मीन एबिलिटी ऑफ द सोयल टू प्रोवाइड द इंटायर असेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट इन द अवेलेबल फॉर्म एंड सुटेबल बैलेंस। इसे क्या बोलते हैं, सोयल फर्टिलिटी। सोयल फर्टिलिटी क्या होती है, मतलब सोयल की वो कैपेसिटी जिससे कि क्या हो कि मतलब उसमें प्लांट न्यूट्रिएंट्स हो सभी, और वो क्या करे, एक न्यू प्लांट को जर्मिनेट करने के लिए एबल हो, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, सोइल फर्टिलिटी। अगर ये कैपेसिटीज़ नहीं होंगी तो उसे हम सर्टाइल सोइल बोलेंगे, बंदिया सोइल बोलेंगे, और फर्टाइल है मीन उससे प्रोडक्शन हम ले सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 151 नंबर क्वेश्चन जो है, डैश डैश मीन्स प्रेजेंट कैपेसिटी ऑफ द सोइल टू प्रोड्यूस क्रॉप यील्ड अंडर ए डिफाइंड सेट ऑफ मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। तो उसे क्या बोलते हैं, सोयल प्रोडक्टिविटी, ठीक है, सोयल की जो प्रोडक्शन देने की जो कैपेसिटी है उसे क्या बोलते हैं, सोयल प्रोडक्टिविटी। और नेक्स्ट है 152 नंबर क्वेश्चन, डैश डैश इज द कैरिंग अवे ऑफ द टॉप फर्टाइल सोयल बाय मूविंग वाटर एंड विंड। यानी कि ये हमारी सोयल है, ठीक है, ये क्या है, ऊपर वाला पोर्शन है, टॉप पोर्शन है, इससे क्या होगा, वाटर से या तो पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है, बाढ़ वगैरह कुछ भी मान लो, तो उससे क्या होगा, सोयल के ऊपर वाली सरफेस जो है ना, वो उसके पार्टिकल क्या है, ऐसे दूसरी जगह पे चले जाएंगे। या विंड बहुत ज़्यादा है, तूफान वगैरह भी मान लो, तो उससे क्या होगा, ये नीचे वाले जो पार्टिकल है ना ऊपर की सरफेस के, क्या होंगे, एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाएंगे। तो इस प्रोसेस को बोल रहे हैं कि क्या बोलते हैं, वाटर या फिर विंड के थ्रू जो सॉइल के पार्टिकल होते हैं टॉप सरफेस के, उनका एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर जाना टॉप फर्टाइल सॉइल का, तो उसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सॉइल एरोजन, ठीक है। और उसके बाद में बात करते हैं आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू द सॉइल फ्रॉम द पर्पज ऑफ सप्लाइंग मॉइस्चर असेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ इज कॉल्ड। तो आपको पता ही होगा ये किसकी डेफिनेशन है, इरिगेशन की। यानी कि हम बोलते हैं सिंचाई, हम सिंचाई देते हैं फसलों को, सिंचाई देनी चाहिए। सिंचाई की डेफिनेशन क्या है, यानी कि आर्टिफिशियली वाटर देना किसको, हमारी क्रॉप को। और क्रॉप को क्यों वाटर देना, ताकि वो क्या कर सके, अच्छे से अपनी ग्रोथ कर सके और हमें उससे प्रोडक्शन मिल सके। इसलिए आर्टिफिशियली जो वाटर एप्लीकेशन दी जाती है क्रॉप्स को, उसे ही क्या बोला जाता है, इरिगेशन या फिर सिंचाई बोला जाता है। नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल वाटर। ग्रेविटेशनल वाटर क्या है, तो इसका क्या है, सी नंबर है, वाटर कंटेंट फील्ड कैपेसिटी। और कैपिलरी वाटर, कैपिलरी वाटर का क्या है, फील्ड कैपेसिटी, हाइग्रोस्कोपिक कॉफिशिएंट। और उसके बाद में अवेलेबल वाटर की अगर हम बात करें तो फील्ड कैपेसिटी विल्टिंग पॉइंट के बीच वाला जो वाटर है वो, ठीक है। यानी कि वाटर कंटेंट और फील्ड कैपेसिटी के बीच का वाटर ग्रेविटेशनल वाटर। और फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट, सोइल मॉइस्चर टेंशन एट ग्रेविटेशनल स्टेट इज डैश डैश बार। यानी कि जब ग्रेविटेशनल स्टेट के ऊपर ये पूछ रहा है कि सोइल मॉइस्चर टेंशन जो होगा वो कितने बार होगा, तो लेस देन 0.3 बार जो होगा, इसका क्या होगा, सोइल मॉइस्चर जो टेंशन है वो होगा। कैपिलरी वाटर हेल्ड बिटवीन, कैपिलरी वाटर कितने एटमॉस्फेयर पे पाया जाता है,
तो कितने एटम पे पाया जाता है? इसका राइट आंसर है 0.3 से 31। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइग्रोस्कोपिक वाटर कहाँ यानी कि किस एटम पे पाया जाता है, किस एटमॉस्फेयर पे पाया जाता है, किस प्रेशर पे? तो 31 से 10,000 बार पे, सॉरी एटमॉस्फेयर पे। और फिर 160 नंबर क्वेश्चन है डैश डैश वाटर हेल्ड सो, डैश डैश वाटर हेल्ड सो tangentially by soil particles that plants can not absorb it। तो इसका राइट आंसर क्या है? हाइग्रोस्कोपिक, जिसे प्लांट ऑब्जर्व नहीं कर पाती हैं वो वाटर कौन सा है? हाइग्रोस्कोपिक। और फिर है अवेलेबल वाटर इज हेल्ड बिटवीन, जो अवेलेबल वाटर जो प्लांट्स को अवेलेबल होता है अपनी ग्रोथ के लिए, तो वो कौन सा, यानी कि वो किस एटम पे पाया जाता है? तो 0.3 से 15 एटम पे पाया जाता है। और डैश डैश इज द अपर लिमिट ऑफ अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर, तो अपर लिमिट को क्या बोलती हैं? एफसी, फील्ड कैपेसिटी बोला जाता है। और डैश डैश इज द लोअर लिमिट ऑफ अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर, तो लोअर लिमिट क्या है? PWP, ठीक है। और उसके बाद में नेक्स्ट है रेशियो ऑफ वाटर डिलीवर्ड इन फील्ड टू वाटर डिलीवर्ड फ्रॉम शोर्स इज कॉल्ड, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं? इसका राइट आंसर है वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी, डी नंबर। और उसके बाद में है रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट इज स्टोर्ड इन द रूट जोन टू वाटर एक्चुअली ड्राइव्ड एट द फील्ड इज कॉल्ड, तो उसे क्या बोला जाता है? फील्ड एप्लीकेशन एफिशिएंसी बोला जाता है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशियो ऑफ द वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन टू द वाटर नीडेड इन द रूट जोन टू ब्रिंग इट टू द फील्ड कैपेसिटी इज नोन एज, क्या बोला जाता है? वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी बोला जाता है। 167 नंबर क्वेश्चन है इफ डैश डैश इज इंक्रीज देन वाटर यूज एफिशिएंसी इज इंक्रीज, यानी कि क्या चीज़ है जो इंक्रीज होगी तो वाटर जो यूज एफिशिएंसी है WUE है वो भी उसके साथ इंक्रीज होगा, तो क्या है? ह्यूमिडिटी है। और फिर है डैश डैश इज C3 प्लांट, C3 प्लांट क्या है? C4 प्लांट्स क्या है? यानी कि जब भी कोई प्लांट है ना वो क्या करता है? रेस्पायरेशन करता है, CO2 ऑब्जर्व करता है, तो उस टाइम क्या होता है? एंजाइम की प्रेजेंस में वो क्या करेगा? जो पहला जो प्रोडक्ट बनाएगा ना वो क्या होगा? अगर वो 3 कार्बन का होगा तो क्या होगा? वो प्लांट C3, 4 कार्बन का होगा वो होगा C4। तो C3 का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है? वीट क्या है? एक C3 प्लांट है, और मेज क्या एक C4 प्लांट है, ठीक है। तो ये इनके एग्जाम्पल है। तो आज की वीडियो में इतना ही, ये थर्ड पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है और ये MCQs एग्रोनॉमी के MCQs पूरे हो चुके हैं और सीरीज़ अभी रेगुलर रहेगी, आपको टाइम टू टाइम क्लासेस मिलती रहेगी। तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर से बोल रही हूँ कि सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।